हाँ, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट यानी कि संसद। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा यहाँ पर। उस चार्ट को अपने नोटबुक में बनाना है और उस चार्ट से समझना है कि इस चैप्टर में क्या है। देखो, मैं एक गारंटी लेता हूँ, इस तरीके से परफेक्ट स्टडी अपन करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक। देखो, फ्यूचर में एसएसटी पढ़नी पड़ेगी, जीके का पार्ट है ये, जनरल नॉलेज, ये तो अपन को आना ही आना चाहिए। ठीक, कोई भी नौकरी के एग्जाम दोगे, नौकरी तो लगनी है ना, तो जिस भी नौकरी में फील्ड में जाना है तो ये चीज़ें मजबूत करनी पड़ेगी। इसलिए उस हिसाब से बहुत ही ईजी में आपका बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, किस में क्या आता है। जैसे अपन ने पढ़ा पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में क्या, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब बातें, वो चार्ट दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, ये कर लिया, इसकी ये पावर्स पढ़ ली, मतलब जब तक दिमाग माइंड में ये माइंड में जब तक इमेज नहीं बनेगी, जब तक ये एसएसटी समझ में नहीं आएगी। वरना तो फिर नोट्स तो कहीं मिल जाएंगे, आप रट लो उसको, उससे थोड़ी फ़र्क पड़ता है। चीज़ें समझ में आनी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप एक चार्ट बनाओ। जैसे मैंने आपको बताया था संसद, है ना, मतलब पार्लियामेंट बात करी थी अपन ने। तो पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या आता है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सुनना आप, कि पार्लियामेंट के अंदर आता है लोकसभा, राज्यसभा और अपन ने बात किया था प्रेसिडेंट। सही बात है, स्टार्टिंग में फर्स्ट यही बताई थी बात, यानी कि राष्ट्रपति। सारे वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, नोट साथ के साथ बनाना है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। लेकिन एक शर्त है कि ये तीनों पार्लियामेंट के पार्ट है, यानी कि अंग है। मेरी बात को ध्यान से समझना, पार्ट का मतलब अंग है, लेकिन मेंबर नहीं है। बहुत बड़ी बात है, मेंबर का मतलब सदस्य नहीं है। कौन? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। ये तीनों जने पार्ट हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पार्ट तो हैं, लेकिन प्रेसिडेंट मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, संसद का। ये बात समझ में आ गई। अगर जो मेंबर नहीं होता, देखो पहली बात तो ये कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद का सदस्य, पूरी बात को बेसिक समझना। संसद के सदस्य को बोला जाता है एमपी या फिर सांसद, ये हमारे लोकल लैंग्वेज है। यानी कि अपन जो भी कोई इलेक्शन में खड़ा होता है, जैसे एमएलए तो होता है विधानसभाओं में, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो होता है लोकसभा का सदस्य, यानी उसे हम बोलते हैं सांसद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वो सांसद बोलते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति हैं, वो संसद का पार्ट तो हैं, लेकिन संसद का सदस्य यानी कि मेंबर नहीं है। एक बात तो ये, इसका मतलब ऐसा मान लो कि ये होगी व्यवस्थापिका। ठीक है, ये व्यवस्थापिका नहीं, लेजिस्लेचर। फिर हमने दूसरा पार्ट पढ़ा था, वो अपना है कार्यपालिका। पूरी बात को समझना। गवर्नमेंट के 3 अंग बताए थे मैंने, सरकार के 3 पार्ट बताए थे ना गवर्नमेंट के। कार्यपालिका का मतलब एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आएंगे? नंबर 1 राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। फिर इसके अंदर आएंगे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति। फिर इसके अंदर आएंगे प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। फिर इसके अंदर आएंगे कैबिनेट यानी कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल बोल दो, चाहे मंत्रिमंडल, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट। और फिर इसके अंदर आएगा महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, 100% एक एक पॉइंट लर्न होना चाहिए और दिमाग में हमेशा चीज़ चलती रहनी चाहिए कि चैप्टर में अपन क्या पढ़ रहे हैं। ये कार्यपालिका के अंदर आते हैं, क्योंकि ये इसका पार्ट तो हैं लेकिन मेंबर नहीं है, तो इस कार्यपालिका के अंदर आएंगे। ये राष्ट्रपति कार्यपालिका के अंदर आ गया। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी। इसके जस्ट बाद में अपन यही पढ़ने वाले हैं सब। और फिर बात आई, लास्ट तीसरा पार्ट अपन ने लिया था जुडिशरी, है ना। तो जुडिशियरी की बात करें अपन, यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंदर इस चैप्टर में है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। फिर नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, तब अपन पढ़ेंगे हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। ये है उच्चतम न्यायालय, हिंदी में उच्चतम भी बोलते हैं भाई, उच्चतम या सर्वोच्च। हाई कोर्ट होता है उच्च, उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय।
ये चार्ट आपको अच्छे से बनाना है अपनी नोटबुक में, 100% इसको याद करके रखना है आगे तक, फ्यूचर तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और अब स्टार्ट कर देंगे आपकी टॉपिक संसद, उसकी फंक्शंस एंड पावर्स। हाँ, तो अब हेडिंग लगाओ संसद के कार्य तथा शक्ति, यानी फंक्शंस, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। सॉरी, पार्लियामेंट करना भी प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट। अब देखो, पहली शक्ति, पहली पावर क्या है? विधायी शक्तियां। संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को दृष्टि मतलब ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना। सबसे मेन काम यही है। जो भी कानून या लॉ बनेगा ना, वो हमेशा संसद यानी कि पार्लियामेंट में ही बनेगा। कोई भी कानून बनेगा, ठीक है। हाँ, उसके दोनों हाउस में पहले वो पास होगा, लोकसभा राज्यसभा में, और उसके बाद में वो कानून अगर फाइनली जो होगा वो संसद का काम है, संसद में ही है, दोनों सदनों में बिल कोई पास होता है। इसका मतलब संसद की तो पार्ट है लोकसभा राज्यसभा। यानी कि संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को, मतलब हमारे जो नेशनल एफर्ट्स हैं उनको जरूर ध्यान, नेशनल इंटरेस्ट को जरूर ध्यान रखना है। यानी द मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू क्रिएट लॉज कीपिंग इन व्यू नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय हितों को जरूर ध्यान में रखते हुए। इसी में सेकंड पॉइंट और बनाया मैंने कि संसद को संघीय सूची और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। देखो, अपन 3 लिस्ट पढ़ते हैं, पहले भी आपने पढ़ी होगी, छोटी 9th क्लास में पढ़ी होगी कि संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। वो नेक्स्ट पढ़ेंगे आप, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। यानी कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्कर लिस्ट। यूनियन एंड कॉन्कर लिस्ट दो ये हैं, एक होती है स्टेट लिस्ट, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तीनों लिस्ट होती है। अब यूनियन लिस्ट के मतलब क्या होता है? वो काम जो केंद्र, यानी जो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर के जितने भी इश्यूज होते हैं, केंद्र सरकार के जितने भी इशू होते हैं वो यूनियन में आते हैं। कॉन्करेंट का मतलब होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब जो यूनियन लिस्ट का भी काम देखती है, राज्य सूची, दोनों का मिक्स में। अगर दोनों के बीच में कोई विवाद हो गया, कोई डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो, तो उन डिस्ट्रीब्यूट को सोल्यूशन करने के लिए समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट बनी होती है। तो ये ध्यान रखना, पार्लियामेंट जो है वो इन दोनों सूचियों में, इन दोनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट या फिर जो काम दे रखे हैं उसके अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए उन कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। कि इन दोनों में जो इनको एक पावर दे रखी है पार्लियामेंट को, इन दोनों लिस्ट में, कि आप इन विषयों पर जो भी सब्जेक्ट होते हैं, वो बड़ा इशू है, तो उसके ऊपर आप कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी इसकी शक्ति है। नंबर 2 हेडिंग लगाओ, पावर ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में संशोधन की शक्ति। तो संसद के पास, संसद देखो कानून बना भी सकती है, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है, उनके अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट है, मतलब कोई संशोधन है, मतलब जो कोई चेंज करना हो, संशोधन का मतलब जो चेंज करना हो, तो संशोधन में चेंज भी कर सकती है। जिसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं। एक पॉइंट तो ये हो गया, यहाँ आप पॉइंट बना लेना। एक तो पॉइंट ये हो गया कि ए बिल फॉर अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट इन एनी लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, विधानमंडल और विधानसभाएं, उनकी वो होती है सिर्फ स्टेट के अंदर। तो ध्यान रखना, कोई भी संविधान में संशोधन या चेंज करा जाएगा वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर नहीं रखा जाएगा, जबकि कहाँ रखा जाएगा? पार्लियामेंट में रखा जाएगा, ठीक है, मतलब संसद के अंदर रखा जाएगा। एक पॉइंट तो ये हो गया, इसी में एक पॉइंट बनाना है। दूसरा पॉइंट इसी में, आपको पता है पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, सदन के संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो सेकंड पॉइंट वही है कि संसद के दोनों सदन का मतलब लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदनों द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है, और संविधान के अधिकांश भाग में अकेली संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, एक बार इंग्लिश बोल दूं, कि इन मोस्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द हाउस और ए 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज सेपरेटली। इसी में सेकंड पॉइंट बना लो, वो ये हो जाएगा
कि संविधान के अधिकांश भाग में अकेली संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक पृथक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द हाउस या फिर 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज सेपरेटली। देखो ये इसका मतलब ये है कि मोस्ट जो पार्ट हैं उसके अंदर 2/3 का मतलब 2.3 इंटू जितने मेंबर हैं, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से या फिर सिंपल मेजोरिटी जो 1/3 की होती है, ठीक है। इससे भी सामान्य बहुमत जिसे कहते हैं, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, कोई संविधान के अंदर परिवर्तन या चेंजेस कर सकते हैं। फिर नंबर तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर के अंदर देखो क्या क्या है कि देखो आपको पता है कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यानी कि बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, इंडियन पार्लियामेंट होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर ऑन द नेशनल फाइनेंस, ठीक है। एक बार जनता की प्रतिनिधि है पार्लियामेंट, तो इसलिए इसको वित्त का मतलब पैसों टकों का जितना भी है वो हक इन्हीं के पास है। और प्रतिवर्ष आपको पता है हर साल हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या जो वित्त मंत्री होते हैं वो एक बजट लेके आते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा रहता है, यानी कि कितने पैसे कहाँ खर्च होंगे ये सब उसमें बातें होती है। तो वो उन सब का लेखा जोखा यानी प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट, राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा जोखा जब तक संसद में पास न कर लिया जाएगा या फिर संसद से स्वीकार न कर लिया जाएगा उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मिनिस्टर होंगे, any work related to income and expenditure will not perform till the budget proposed by finance minister is approved by the parliament। यानी कि जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को बिल लेके आए, बजट लेके आए, तो बजट पास जब तक संसद में नहीं होगा, जब तक उस बजट को संसद में पास नहीं कर लिया जाएगा तब तक वो ऐसा मान लो कि बजट हमारी नज़र में हमारे सामने नहीं आएगा। जैसे उन्होंने कह दिया कि इस बार हम बजट में 50 करोड़ रुपए एजुकेशन पे खर्च करेंगे, लेकिन जब तक वो पार्लियामेंट यानी संसद में पास नहीं होगा, वहाँ से पास हो गए, जब तक अप्रूव नहीं होगा, मतलब अप्रूव नहीं होगा जब तक वो बाहर आके पैसा खर्च अपन नहीं कर सकते। ये खास बात है। इसका मतलब ये पार्लियामेंट की बहुत बड़ी ताकत है, पार्लियामेंट की एक शक्ति है। नंबर 4 लगाओ प्रशासनिक शक्तियाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। लेकिन एक बात को सुनना, बिल्कुल डिट्टो वो की वो पावर है जो अपने लोकसभा में पढ़ी थी। देखो मैं इतना इंटरेस्ट डेवलप करा दूंगा आपको अगर मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो। लोकसभा के अंदर अपने पावर पढ़ी थी, लोकसभा की शक्तियाँ, उसमें डिट्टो अपने 2 पॉइंट लिखे थे, वो की वो पावर संसद के पास है। यानी कि इस चीज़ को आप वहाँ से भी मर्ज करवा सकते हो, मतलब मैच करवा सकते हो कि ये चीज़ वही है। मतलब भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, पार्लियामेंट्री सिस्टम की, और मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा चाहे तो मंत्रिमंडल को खत्म कर सकती है। यानी कि द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ बिन सेट अप द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ पर कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री, संसदात्मक। फिर है द कैबिनेट ओनली एंजॉयज इट्स ऑफिस टिल इट गेट्स द ट्रस्ट ऑफ लोकसभा। यानी कि भाई लोकसभा क्या है, संसद का ही तो पार्ट है, संसद का एक अंग है, तो जो लोकसभा के पास पावर है वो संसद के पास, एक तरीके से संसद के पास पावर है। इसका मतलब मंत्रिमंडल तब तक रह पाएगी, कैबिनेट पूरी की पूरी कैबिनेट, जब तक पार्लियामेंट के साथ में वो लोकसभा का उसके विश्वास है, लोकसभा का उसके ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है। तो ये थी आपकी चौथी शक्ति। 5वीं शक्ति है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, यानी कि जो इलेक्शन होते हैं ना उनसे रिलेटेड पावर है, यानी कि उसे बोलते हैं इलेक्टोरल पावर्स। आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई है। मतलब क्या, पहली बात तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आएगा कि निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में है संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। आप लिखेंगे आर्टिकल 54। ये 1 मार्क्स का 100% जितने भी आर्टिकल हैं इसको आप क्या करना कि जिस दिन अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा फिर आप आर्टिकल को एक अलग पेज में उतार लेना। सारी नोट्स तो बनाए रहे हो आप, साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, फिर उनमें जो जो आर्टिकल वाले पॉइंट है उनको अलग से लिखना है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू by through the article 54 several electoral powers have been granted to the parliament। क्या पावर क्या है कि संसद के दोनों सदन का मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउस, कौन कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं। एक बात आपकी चीज निकल के आई, निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल बोर्ड। देखो
कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर पार्ट द इलेक्टोरल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखो मैं एक बात बताऊं, जिस दिन हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे वहां पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है, इलेक्टोरल बोर्ड का मतलब होता है कि जब भी प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ऐसे डायरेक्ट चुनाव नहीं हो जाता, एक पूरे एक इस बोर्ड की, एक इस मंडल की तैयारी की जाती है, ठीक है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सारे मेंबर्स उसके अंदर आते हैं। फिर उनमें और कौन कौन से राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं उसे बोलते हैं इलेक्टोरल बोर्ड, यानी कि निर्वाचक मंडल। तो उसमें इन दोनों सदनों के निर्वाचक सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए इसका एक पार्ट है, अंग। इसका मतलब ये संसद के पास एक पावर है, एक शक्ति है, ठीक है। तो ये होगी 5 शक्तियां। अब नंबर 6 वो है मिसनलिस पावर्स, यानी कि विविध शक्तियां, और वो 2 बड़ी बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको एज इट इज अपन को लर्न करनी है, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ विविध शक्तियां नंबर 6 या फिर इलेक्टोरल पावर्स। हाँ, इसमें भी अपने 2 पॉइंट है अपने पास। पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट लगाओ आप, उसमें संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव ला सकते हैं, या फिर महाभियोग का प्रस्ताव लाकर उसे पदच्युत का मतलब होता है पद से हटा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? यानी कि both houses of parliament can pass the impeachment motion against the president based on the special provisions of constitution and dismiss him। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि संसद अगर चाहे तो इसके दोनों जो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों राष्ट्रपति के खिलाफ, राष्ट्रपति के विरुद्ध एक महाभियोग का प्रस्ताव, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि राष्ट्रपति ऐसे नहीं हट जाते, राष्ट्रपति इम्पीचमेंट की प्रोसेस से ही हटते हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ किससे हटते हैं? महाभियोग के द्वारा हटते हैं। वो बिल्कुल पढ़ाऊंगा मैं जब अपन राष्ट्रपति पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि राष्ट्रपति जी को हटा सकते हैं, ये पावर इसके पास में है। फिर है, इस प्रकार दोनों सदन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को, यानी कि चाहे वो दोनों सदन का सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी जज है, अगर वो अपने काम करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर वो काम करने में असक्षम है तो उसको भी वहाँ से हटाया जा सकता है। यानी कि इन द सेम वे बोथ द हाउस कैन पास द प्रपोजल टू डिसमिस द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्पेटेंस, मिसशिप और कंडक्ट, ठीक है। यानी कि अगर वो काम करने में सक्षम नहीं है या फिर उसका आचरण ठीक नहीं है, लोगों के प्रति दुराचरण है, गलत तरीके से लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, पर जैसा भी मतलब, तो भी सुप्रीम कोर्ट के इस इम्पीचमेंट की प्रोसेस ला के दोनों हाउस में उनको भी हटाया जा सकता है। इसका मतलब ये बहुत बड़ी पावर इसके पास में। फिर इस प्रकार का, अभी तक 2 पॉइंट बना लिए अपन ने, देखो एक पॉइंट में भी 2 पॉइंट, समझ पा रहे हो? अभी तक 2 बार बोला ना मैंने, एक तो पद से हटा सकते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट वाली बात, मैं सर्वोच्च न्यायालय वाली बात। इसी में तीसरा पॉइंट, इस प्रकार का प्रस्ताव प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत द्वारा पास होना चाहिए। मतलब प्रत्येक सदन का मतलब है ईच हाउस के अंदर 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 इंटू नंबर ऑफ जितने भी मेंबर हैं। मैंने लिखवा बता दिया आपको। तो 2/3 मेजोरिटी लाएंगे तब भी वो बिल पास होगा। यानी कोई बिल को लेके आए तो 2/3 मेजोरिटी, 2/3 का मतलब है कि लगभग 2/3 इंटू जितने मेंबर होंगे उतने लोग अगर वोट करते हैं या फिर बात मानते हैं, यस करते हैं, तब जाके बिल पास होगा, तब राष्ट्रपति जी हट सकते हैं या फिर हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हट सकते हैं। फिर एक और पावर इनके पास कि ये उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, ठीक है। तो देखो लोकसभा की बात आओ चाहे राज्यसभा की बात आओ, है तो संसद के ही पार्ट ना। इसका मतलब जो उनके पास पावर है वो कि वो संसद के पास पावर भी है, तो उपराष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति को जब हटाओगे तो राज्यसभा और लोकसभा में पास करना पड़ेगा ना उस बिल को भी। इसका मतलब जो राज्यसभा लोकसभा में बिल पास कर रहे हो तो इसका मतलब आप पार्लियामेंट में बिल पास कर रहे हो। इसका मतलब ये पार्लियामेंट की पावर यानी संसद की पावर हुई कि नहीं हुई? शक्ति हो गई ना। वेरी गुड। अब इसी का सेकंड पॉइंट है ख, राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविकता के लिए, यानी कि सपोज राष्ट्रपति ने अगर इमरजेंसी पावर लगा दी, डिक्लेयर कर दी कि आज से इमरजेंसी है, तो उसकी जब घोषणा की जाएगी तो घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक हैं। यानी कि अगर राष्ट्रपति जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी तो आपको
उस बोथ हाउस में, यानी कि बोथ हाउस का मतलब है पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, उसको आपको पार्लियामेंट यानी संसद के अंदर उसको अप्रूवल कराना पड़ेगा, संसद के दोनों हाउस में, ठीक है। यानी कि अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज नीडेड, इसका मतलब दोनों हाउस का मतलब पार्लियामेंट, इसका मतलब इसके पास पावर है ये भी। और क्या कि राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है, तथा इसके बाद भी यदि इसे बढ़ाने की आवश्यकता हो तो ये 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, पर उसके लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। बहुत बड़ी बात, वापस बोल रहा हूँ कि जो राष्ट्रपति शासन है, आगे पढ़ेंगे अपन राष्ट्रपति की पावर जो पढ़ेंगे, यानी कि द प्रेसिडेंट्स रूल एक्सेसिबल फॉर 6 months एट ए टाइम एंड स्टिल इफ देयर इज नीडेड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6 months, बट फॉर दिस द assent of both the houses of parliament would be compulsory। बहुत बड़ी बात है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने के लिए लगता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है, जब प्रेसिडेंट्स के रूल होंगे, मतलब कि राष्ट्रपति शासन, जब इसका मतलब है कि अब प्रेसिडेंट की पावर चलेगी पूरे देश में, लेकिन राष्ट्रपति एक बार में शासन 6 महीने के लिए लगता है, बस 6 महीने के लिए लगता है। अगर इसे आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है, यानी कि अब और 6 महीने आगे बढ़ाना चाहते हो, तो फिर आपको संसद के दोनों सदन यानी कि दोनों हाउस में आपको उस बात को या उस बिल को, भाई कोई भी चीज़ अगर अप्रूव करनी है उसके लिए एक बिल लाया जाता है, उस बिल को पास करवाना पड़ेगा, तब जाके आगे 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन और लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट या संसद अपन ने आज कंप्लीट कर ली, उसकी पावर और फंक्शन अपन ने कंप्लीट कर ली। अब ध्यान रखना, अब एक आपका टेस्ट लिया जाएगा इन तीनों टॉपिक पर, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, तीनों पर जब भी जैसे ही पॉसिबल होगा आपको टेस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपको साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, साथ के साथ लर्न करना है, अगर आपको एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है, ओके।